लेकिन सबसे बड़ा रिग्रेट जो मेरे को कनाडा के अंदर होता है वो ये है, और ऐसा ना हो कि मेरी तरह आपको रिग्रेट करना पड़े। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरा दिमाग इतना चला ही नहीं, वो तो यहाँ आने के बाद पता लगा कि भाई हाँ जी। तो यार सितंबर 2018 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 साल पहले मैंने अपनी कनाडा की जर्नी की शुरुआत की थी एज अ स्टूडेंट। सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, फिर वर्क परमिट पे आया। वर्क परमिट पे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल जॉब करने के बाद मैंने अपनी कनाडा की पीआर ली। फिर पीआर लेने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश की जो बहुत सारे इमिग्रेंट्स प्लान करते हैं कि भाई कनाडा जाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, मतलब अपने सपने वगैरह पूरे करेंगे। तो मैंने भी अपने थोड़े बहुत सपने पूरे किए। जो भी मेरी कनाडा के अंदर 6 सालों की जर्नी रही है, काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन जब भी मैं पीछे टाइम में मुड़ के देखता हूँ तो काफ़ी सारे ऐसे काम किए हैं जो सोचने के बाद बहुत रिग्रेट होता है कि भाई ये सारी चीज़ें मैंने क्यों की। अगर ना की होती तो लाइफ में थोड़ी सी आगे होता, बहुत सारी चीज़ें अभी तक कर चुका होता। और अगर मेरे को पीछे जाने का मौका मिले, मतलब टाइम में पीछे जाने का मौका मिले, तो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को मैं रिपीट करना चाहूँगा, अलग ढंग से करना चाहूँगा। तो वही चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ताकि अगर आप अपनी कनाडा के अंदर जर्नी की शुरुआत कर रहे हो या फिर कर चुके हो या फिर किसी भी स्टेज पे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करें और अपने सही डिसीजंस वगैरह आप ले पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार सबसे बड़ा रिग्रेट तो मेरे को यही होता है कि मैं पहले कनाडा क्यों नहीं आया, किस चीज़ का वेट कर रहा था। तो बेसिकली 2013 में मेरी इंडिया के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद 2 साल मैंने एक बिजनेस चलाया, एक स्टार्टअप किया जो अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ गया। प्रॉफिट अच्छा खासा होता था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमें कंपनी क्लोज करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर 3 साल जॉब की। फिर उसके बाद 2018 में मैं एज अ स्टूडेंट कनाडा आया। लेकिन मेरे को आज रिग्रेट होता है कि अगर वो कंपनी बंद होने के बाद ही मैं कनाडा आता, जो मेरे माइंड में था, मैं प्लान कर रहा था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से, जो हमारे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा, तो मैं 2018 में आया, 3 साल लेट आया। अगर मैं 2015 में आ जाता तो 2017 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती, और बहुत सारी चीज़ें जो आजकल कनाडा के अंदर करना मुश्किल है, मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, वो उस टाइम पे थोड़ी सी ईजी थी, तो काफ़ी हिसाब किताब बढ़िया होता। अब यार फाइनली 2017 के एंड में मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मेरे को कनाडा जाना है, वहाँ पे अपनी पढ़ाई करनी है और वहीं पे सेटल हो जाना है, जैसे ज़्यादातर जनता करती है। अब थोड़ा सा मुश्किल हिसाब किताब हो गया, लेकिन पहले थोड़ा सा ईजी होता था। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं किसी कॉलेज से कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकता था, या फिर मैं किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स परस्यू कर सकता था। इनिशियल मेरी चॉइस थी मास्टर्स करना, लेकिन जब मैं किसी कंसल्टेंट के पास गया कि भाई कनाडा का वीज़ा कैसे लगवाते हैं, एडमिशन कैसे होता है, तो उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया कि भाई मास्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, एडमिशन का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, वीज़ा लगवाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, तो दिमाग ख़राब कर दिया। इसलिए मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने गया। कोर्स को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक था कि भाई एम्बेडेड सिस्टम्स ही पढ़ना है, लेकिन बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने मास्टर्स की होती। तो अगर आप इस स्टेज पे हो कि भाई कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, मास्टर्स करें, डिप्लोमा करें, तो प्लीज़ मास्टर्स करो, क्योंकि उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होती है, तो काफ़ी ज़्यादा आगे आपके करियर में बेनिफिट होगा अगर आप मास्टर्स करते। अब यार चलो, जो भी कॉलेज था, जो भी कोर्स था, वो लेके मैं कनाडा आ गया था। लेकिन सबसे बड़ा रिग्रेट जो मेरे को कनाडा के अंदर होता है वो ये है कि भाई ओंटारियो के अंदर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए क्यों आया। चलो पढ़ाई करने के लिए तो आया, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ओंटारियो के अंदर ही मैं क्यों सेटल हो गया। मतलब मेरी जॉब का नेचर ऐसा है कि ओंटारियो के अंदर उसकी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन मेरे को अगर आज ऑप्शन मिले कि भाई फील्ड चेंज कर लो या फिर कुछ कर लो जिससे मैं किसी और प्रोविंस के अंदर सेटल हो सकूं, तो डेफिनेटली मैं टाइम में पीछे जाके वो करना चाहूँगा। अब ओंटारियो के साथ मेरे को क्या प्रॉब्लम है वो मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि भाई ओंटारियो के अंदर क्या दिक्कत है। मैं डिटेल में बताना नहीं चाहता, लेकिन डेमोग्राफिक्स, अफोर्डेबिलिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को ओंटारियो के बारे में पसंद नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजबूरी है मेरे को यहाँ रहना। तो अगर आपके पास चॉइस है कि आप किसी और प्रोविंस में जा सकते हो, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया या फिर एल्बर्टा या फिर मैनीटोबा या फिर नोवा स्कॉशिया या फिर क्यूबेक भी, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। तो मेरी तरह आप रिग्रेट ना करो, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करना। अब यार ये सारी चीज़ें तो कनाडा आने के बाद की हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कनाडा आने से पहले भी करी जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ये सर्विस अवेलेबल नहीं थी, जो है कनेडियन सिम। तो बेसिकली यार आज की डेट में, मतलब 2024 में, आप कनाडा आने से पहले इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ $40 के अंदर 100 GB ऑफ डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग और मैसेजिंग भी मिलेगी। और इसके बारे में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो सिम कार्ड है वो इंडिया में आपके घर पे बिल्कुल फ्री ऑफ
ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। उसके ऊपर से कनाडा के अंदर जब हम कोई नया फ़ोन नंबर या फिर सिम कार्ड लेते हैं तो कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने होते हैं, लाइक $50 या $60। लेकिन कनेडियन सिम के केस में आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो कनाडा आने से पहले अगर आप एक कनेडियन सिम ऑर्डर करना चाहते हो, टेंशन फ्री हो जाना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर क्लिक करके बिना किसी दिक्कत के ऑर्डर कर सकते हो। अब बात करते हैं बहुत सारे मेरे रिग्रेट्स के बारे में जो कनाडा की जर्नी में रहे हैं बहुत सारे डिसीजंस की वजह से। अब यार एम्बेडेड सिस्टम्स और कोडिंग को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ। अपनी बीटेक के सेकेंड ईयर से मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IITs, NITs, इनके अंदर जाके मैंने गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं, सेमिनार्स डिलीवर किए हैं, वर्कशॉप्स वगैरह दी हैं। तो आज भी इसी फील्ड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो डोमेन है, मेरा जो फील्ड है वो यही है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर तो होता ही है लेकिन हार्डवेयर भी होता है, जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम करने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। तो 2018 में जब मैं कनाडा आया था तब मेरे को एक चांस मिला था कि मैं किसी और फील्ड में जा सकता हूँ। उस वक्त पता नहीं था कि भाई कोविड वगैरह भी हो जाएगा, या फिर 2020 में जब मेरे को जॉब मिली थी, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं किसी भी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कोई भी जॉब कर सकता हूँ। तब पता नहीं था कोविड इतना लंबा चलेगा और वर्क फ्रॉम होम करने का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, काफ़ी सारी कंपनीज इसको ऑफर करेंगी। अगर मेरे को पता होता तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को कंसीडर करता कि भाई कोई और फील्ड में चला जाऊं जहां पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर पाऊं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है क्योंकि मेरे को ना इसी सिटी के अंदर स्टक होना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे फील्ड से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो यहाँ तो वाटरलू, किचनर, मार्कम, मिसिसागा, टोरंटो यहीं पे हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास ऑप्शन है तो इस चीज़ को कंसिडर करो और ऐसा ना हो कि मेरी तरह आपको रिग्रेट करना पड़े जब आप पूरा कनाडा एक्सप्लोर कर लोगे कि भाई ये सिटी मेरी फेवरेट है लेकिन अपने काम की वजह से या फिर किसी वजह से आप वहाँ पे नहीं जा पाओगे। अब यार 6 साल पहले जब मैं एज अ स्टूडेंट कनाडा आया था तो अपने पहले और दूसरे सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करवा के आया था और अपनी GIC भी जमा करवा के आया था, जैसे ज़्यादातर जनता करती है। और मेरे दिमाग में यही था कि भी कनाडा जा रहे हैं तो अपने तीसरे और चौथे सेमेस्टर की फीस इकट्ठी करनी है, ढंग से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, पार्ट टाइम जॉब करनी है, फिर पढ़ाई के बाद एक बढ़िया सी जॉब लेनी है अपने फील्ड में, अपना स्टूडेंट लोन उतार देना है और फिर कनाडा की PR लेनी है तो भाई कनाडा के अंदर सेटल हो जाएंगे। मतलब PR के बियॉन्ड मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरा दिमाग इतना चला ही नहीं। वो तो यहाँ आने के बाद पता लगा कि भाई कनाडा के अंदर जो असली ज़िंदगी है वो PR लेने के बाद शुरू होती है। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि भाई डे 1 से मैंने अपना लॉन्ग टर्म विजन क्यों नहीं रखा। अब मैंने रखना शुरू कर दिया है, दूर का सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन यही चीज़ अगर पहले शुरू कर दी होती तो आज बेटर पोजीशन पे होता, बहुत सारी दिक्कतों का सामना मेरे को ना करना होता। तो अगर आज की डेट में अगर आप अपने पहले, दूसरे या तीसरे सेमेस्टर के अंदर हो तो आगे का सोचना शुरू कर दो कि भी PR CR तो हो जाएगी। पता नहीं आजकल तो हिसाब किताब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़े सीरियस हो, ढंग की जॉब, थोड़ी रिसर्च करके कनाडा आए हो तो PR तो हो जाएगी। उसके बाद जो करना है उसके लिए भी आज से ही थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दो। फिर जैसे ही मेरी कनाडा के अंदर पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी तो मेरे को अपने ही फील्ड में 3 जॉब ऑफर आए थे, उसमें से एक मैंने फाइनलाइज कर दिया था और जुलाई 2020 में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था और एक्साइटमेंट में आके मैंने एक महंगी सी गाड़ी खरीद ली थी अपने पसंद की, शौक वाली, जिसका मेरे को आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है क्योंकि उस गाड़ी का खर्चा काफ़ी ज़्यादा था और वो सही टाइम नहीं था अपने शौक वाली गाड़ी खरीदने का। मतलब सबसे पहले उसकी इंस्टॉलमेंट जाती थी बाई वीकली, उसके ऊपर से इंश्योरेंस का खर्चा, उसके ऊपर से वो गैस भी काफ़ी ज़्यादा लेती थी तो गैस का खर्चा मतलब पेट्रोल का खर्चा, और उसके ऊपर से वो गाड़ी टाइम टू टाइम रिपेयर मांगती थी, मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा थी। तो कभी $400 का बिल आ रहा है, कभी $500 का बिल, कभी तो भाई साहब $1000 का भी बिल आया था। तो जब तक मैंने वो गाड़ी रखी थी तो भाई साहब बहुत पैसा ख़राब हुआ था, मतलब डॉलर्स मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट किए थे। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, कौन सी गाड़ी थी, क्या हिसाब किताब था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैंने A to B, B to A जाने के लिए कैश पे सस्ती सी गाड़ी खरीदी होती, जब उस ज़माने में गाड़ियाँ सस्ती होती थी, तो भाई साहब जो अभी चीज़ें अकॉम्प्लिश की हैं वो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या फिर मे बी 2 साल पहले मैंने कर ली होती। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो, गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ यार कनाडा के अंदर लोन के चक्कर में मत पड़ना, लोन पे एक डेप्रीशिएटिंग चीज़ मत खरीदना। अब यार अगली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो थोड़ी सी पर्सनल है, लेकिन अगर उससे किसी की हेल्प होती है या फिर लाइफ में थोड़ा सुधार आता है तो वाई नॉट। तो बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि जैस्मीन जी के साथ मेरा रिलेशन काफ़ी पुराना है, 16 साल पुराना है। 11th में हम मिले थे, कॉलेज में हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। तो ये तो पता था कि यार शादी करनी है तो जैस्मीन जी के साथ ही करनी है, वरना किसी और के साथ मेरा हिसाब किताब नहीं बैठता। तो वो जो शादी करने का जो डिसीजन है ना, उसको मैं टालता रहा कि भाई पहले इतनी सैलरी हो जाए या फिर इतनी सेविंग हो जाए या फिर इतना मैं सेटल हो जाऊं तब जाके मैं शादी करूंगा। तो 2022 में फाइनली हमने शादी की, जिसका मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है। अगर शादी पहले कर ली होती, फैमिली पहले से ही हमने प्लान कर ली होती, तो आज की डेट में
आज की एज में मैं फ्री होता, जो भी मेरे माइंड में चीज़ें चल रही हैं, लाइक एसेट्स बनाने हैं, बिजनेस बनाना है, या फिर कोई जॉब स्विच करनी है, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना है अपनी लाइफ के साथ, तो वो कर सकता। तो मेरे हिसाब से अगर आपका सब कुछ डिसाइडेड है, सारा हिसाब किताब सेट है, तो फटाफट से शादी कर लो, वेट मत करो। क्योंकि जब फैमिली प्लान करने का टाइम आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अगर साथ आ जाती हैं कि भी कनाडा के अंदर घर भी लेना है, फैमिली भी प्लान करनी है, इमोशनल, फाइनेंशियल, सारी जो स्ट्रेस है ना वो इकट्ठी आ जाती है। मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन पहले से अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो बाद में आप फ्री हो जाओगे। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब स्विच करनी है, या फिर कुछ भी करना है, तो आप थोड़ा सा ना टेंशन फ्री रहोगे। तो प्लीज़ गलत मत लेना, लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है। अब यार, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मे भी आपको ये पता होगा कि मैं बहुत ही पैशनेट टीचर हूँ। मतलब इंडिया में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, और मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि मैं कनाडा के अंदर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, या फिर किसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, या फिर कोडिंग है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ। और आप हैरान होगे कि जब मेरी कनाडा के अंदर पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, जॉब ज्वाइन करने से पहले जो फील्ड जॉब थी, तो मेरे को एक ऑफ़र आया था मेरे ही कॉलेज से जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, कि पार्ट टाइम प्रोफेसर मेरे को C++ पढ़ानी थी। लेकिन उस टाइम पे मेरे को लगा कि भी कनाडा की PR लेनी है, फुल टाइम जॉब चाहिए, तो मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन आज की डेट में मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि भाई वो जॉब मैंने ज्वाइन क्यों नहीं की। मतलब थोड़ा सा रिस्क ले लेता, मे बी उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैं उस वक्त गेन करता, आज की डेट में मैं प्रोफेसर बन पाता कनाडा के अंदर। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है जो आपका ड्रीम है, या फिर लॉन्ग टर्म में आप जो करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसको परस्यू करो, थोड़ा सा रिस्क लो। यू नेवर नो, लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज हो जाए, और जो ड्रीम लाइफ आप जीना चाहते हो वो अभी से ही आप जीना शुरू कर दो। पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी और का ओपिनियन कुछ और हो। और हाँ, अगर आप कनाडा के अंदर अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आगे आने वाले सालों में किस तरीके से आप अपनी डाउन पेमेंट इकट्ठी कर सकते हो, मेरे एक्सपीरियंस से जानना चाहते हो, तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और मेरी PR का प्रोसेस जानना चाहते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।